लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान की और टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के संदर्भ में। आपका एग्ज़ाम का अभी भी तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लापरवाह बने रहें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राजनीति विज्ञान की तैयारी करने के लिए अगर आज से बात किया जाता है तो ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना आ जाता है। ये 3 महीने के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिक से अधिक हमारे पास आज की तारीख से ज़्यादा 3 महीने का है, क्योंकि किसी भी हालात में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आज जनवरी में तो हो ही जाएगा। अगर जनवरी में ना भी हुआ तो आप मान के चलो कि यह फरवरी में अवश्य हो जाएगा। अक्टूबर का महीना आपका दीपावली और दशहरा के त्यौहार में ख़त्म हो जाएगा और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना हमारे पास बचता है। इस 3 महीने में आपको तैयारी करना है। अगर हम लोग बात करते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम की, तो टीजीटी के एग्ज़ाम में आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 3 पार्ट का अध्ययन करना रहता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के साथ साथ इसमें आपको देखना है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अलावा आपको पढ़ना रहता है इसमें राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये तो बात रहता है टीजीटी के संदर्भ में कि आपको 3 मेजर पार्ट पॉलिटिकल साइंस के इसमें देखने होते हैं और ये कमोबेश पाठ्यक्रम वह है जो स्नातक स्तर पर भी निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो उसका आप अध्ययन करते हैं। लेकिन टीजीटी के एग्ज़ाम में आपको 2 विषयों को तैयार करना होगा और 2 विषयों में एक विषय आपका और भी है जिसको भी आपको पढ़ना है। तो अगर हम लोग माने कि 3 महीने का वक्त है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मान लेते हैं कि जनवरी में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अगर ये 3 मेजर पार्ट पॉलिटिकल साइंस का और 3 मेजर पार्ट अदर सब्जेक्ट का अगर आप लेते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 15 डेज का वक्त बनता है और 15 डेज के अंतर्गत आप कितना तैयार कर लेंगे आपको सोचना है। क्योंकि इस बार टीजीटी पीजीटी 2022 में चूँकि सीटों की संख्या थोड़ा कम है, सीटों की संख्या कम होने के कारण मेरिट का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है कि आपका जो मेरिट है वो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा ही जाएगी। तो आप उसको ध्यान में रखकर आपको थोड़ा ज़्यादा सवालों को सही करने का प्रयास करना चाहिए। आप ज़्यादा सवालों को सही करें। अगर आपने इसके पहले भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है या आप नए पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पर विशेष रूप में ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिससे आप अपने सवालों को अधिक से अधिक सही कर सकें। क्योंकि अक्सर इस बात पर हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा सवालों को सही करने के चक्कर में कई बार ऐसे सवालों को भी गलत कर बैठता है जो सवाल उसको बखूबी आ रहे हैं। इसलिए अपने कंप्लीट समय का सदुपयोग करके विषयों की तैयारी करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान चूँकि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए अन्य विषयों की तुलना में आप इस विषय को आसानी से और जल्दी से भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें
कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या राजनीति शास्त्र का सिद्धांत या भारतीय संविधान, तो ये तीनों ही पार्ट अगर भारतीय संविधान को छोड़ भी देते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या अवधारणा और राजनीतिक विचारधारा ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको पाठ्यक्रमानुसार तो अलग अलग निर्धारित किया गया, लेकिन अगर पाठ्यक्रम के अलावा हम लोग इसकी बात करते हैं तो यह एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग आप बात करना स्टार्ट करें राजनीति शास्त्र के संदर्भ में, तो राजनीति विज्ञान में आज सबसे पहले आपको जो बात आना चाहिए और उस बात को आने के बाद आपका राजनीति विज्ञान की समझ कंप्लीट हो जाती है। राजनीति विज्ञान की समझ को कंप्लीट करने के लिए राजनीति विज्ञान में जिन चिंतकों और विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही उसका आपको अध्ययन करना होता है, और उसका अध्ययन करने के लिए हमको विचारक समझना पड़ता है। और विचारक के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आता है पाश्चात्य विचारक और दूसरा आता है भारतीय विचारक। हर एक पार्ट से आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप पाश्चात्य विचारकों की बात करते हैं या भारतीय विचारकों की बात करते हैं, या आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, या और भारतीय संविधान की या संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों की बात करते हैं। आपको सवाल हर एक पार्ट से अलग अलग प्रकार से कम या ज़्यादा मात्रा में, अगर मान के चलें कि आपको 62 सवाल इस पर टीजीटी के एग्ज़ाम में राजनीति विज्ञान पर पूछा जाएगा, 62 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा राजनीति विज्ञान से, और 62 सवाल ही आपको पूछा जाता है किसी भी अन्य सब्जेक्ट जो आपका अदर सब्जेक्ट होगा उससे आपको पूछा जाएगा। आपका इतिहास हो सकता है, आपका ये भूगोल हो सकता है, या आपका अर्थशास्त्र हो सकता है, जो भी आपका विषय होगा 62 उससे पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यह क्या रहता है, पहला सवाल कंपल्सरी होता है, ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट के लिए होता है, और आपको उसमें फ्रीडम होता है कि आप उनमें से कोई भी एक सवाल आपको अपनी इच्छा अनुसार हल कर सकते हैं। और ऐसा सवाल आपको पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड होगा, हिस्ट्री से भी होगा, ज्योग्राफी से भी होगा, इकोनॉमिक्स के भी होगा, तो सोशल साइंस के जितने भी चारों सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित आपको एक सवाल पूछा जाएगा, और आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उनमें से कौन सा सवाल को आप सही करते हैं। तो 62 एंड 62 ये सवाल आपका 124 होता है। फर्स्ट इज कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए उन सवालों की संख्या 125 हो जाती है। तो आपको 125 सवालों को इसमें हल करना है। और 62 सवालों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, तो राजनीति विज्ञान में 62 सवालों में थॉट्स पे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के संदर्भ में, भारतीय राजनीतिक विचारक में इसको आप पॉलिटिकल थॉट्स कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट्स में पॉलिटिकल थ्योरी और भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 20-20 सवालों के आसपास का एवरेज बनता है। कभी कम भी आ सकता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है, किसी पार्ट से कम या किसी पार्ट से ज़्यादा हो सकता है ऐसा सवाल कि इस बार संविधान से ज़्यादा आ जाए, या इस बार पॉलिटिकल थ्योरी से ज़्यादा आ जाए, या इस बार पॉलिटिकल थॉट से ज़्यादा आ जाए, विचारधारा से ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इस संदर्भ में यह बात आपको याद रखना है कि आपको बैलेंस अपनी पूरी तैयारी को अंजाम देना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक विषय आता है और दूसरा विषय नहीं आता है, एक पार्ट आपको आता है और दूसरा पार्ट आपने छोड़ रखा है, तो ऐसे में सफलता तो संदिग्ध बने ही रहेगी। इसलिए असंदिग्ध सफलता के लिए अपने समय का पूरा प्रयोग करिए। आप अपने दोनों विषयों को, खास करके जो विषय आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिस टॉपिक को रखा गया है उस टॉपिक को
इतना ज़्यादा आप तैयार करिए कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस के द्वारा आप उन सवालों को भी सही कर सकते हैं जो सवाल आपको ने नहीं पढ़ा है या जिसका आपने अभ्यास किया है। इसलिए इसके संदर्भ में अगर बात किया जाता है कि हमको विचारक का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने विचारकों को पढ़ लिया है तो आपका बहुत सारा सवाल अपने आप ही सही हो जाता है। इसके अंतर्गत पाश्चात्य विचारक के अंतर्गत आप देखते हैं कि आपको यूनानी चिंतक का अध्ययन करना रहता है और आपको मध्यकालीन चिंतक का अध्ययन करना होता है। मध्यकालीन के साथ साथ आपको आधुनिक भारतीय आधुनिक चिंतकों का भी अध्ययन करना होता है। भारतीय विचारक में दो बन जाते हैं। एक है कि प्राचीन भारतीय विचारक, जिसमें मनु और कौटिल्य को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, और उसके अलावा आता है आधुनिक भारतीय विचारक। आधुनिक भारतीय विचारकों के संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात क्या है कि उनका रोल क्या रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया है, इससे आपको सवाल पूछा जाता है। दूसरा है कि उनका ओरिजिनल थाट्स क्या है, उन्होंने कौन सा ऐसा फिलॉसफी, ऐसा पॉलिटिकल फिलॉसफी दिया राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जो राजनीति विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इसमें बहुत सारा आपको चिंतक नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिस पर आपको सवाल आता है। इसलिए इस पार्ट का अध्ययन करने के लिए आपको यह बात भी मालूम होना चाहिए कि नेशनल मूवमेंट का परिदृश्य क्या रहा है और उस नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चिंतकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा या इसके प्लेयर के द्वारा कौन कौन सा रोल किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत सारे ये श्रृंखला है आधुनिक भारतीय विचारकों की जिस पर आधारित आपको सवाल पूछा जाता है। सवाल हाईलाइटेड होते हैं, इसलिए यह भी निश्चित रहता है कि आपको कौन सा सवाल इसमें पूछा जाना है। इसलिए इस पर अभ्यास की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि अगर इन सवालों को हमने पिछले बार जब जो सवाल आपको पूछे गए हैं वो सवाल में कौन कौन सा है, अगर वो सवाल आपको पूछा गया तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में ये आपको बात समझना है कि ये क्या होता है। आपको बात मालूम है किसी भी राजनीति विज्ञान को या किसी भी सामाजिक विज्ञान को अगर आपको जांचना है, आप परखना है, समझना है, तो आपको पहले यह बात तो मालूम हुई होना चाहिए कि इस विषय वस्तु का संपूर्ण आधार क्या है और इस संपूर्ण आधार को समझने के लिए किन बेसिक बातों को हम पढ़ें। क्योंकि टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको कंसेप्ट पर आधारित सवाल पूछा जाता है। कंसेप्ट पर आधारित सवाल, फैक्ट पर आधारित सवाल दोनों रहते हैं। बट फैक्ट पर आधारित सवाल अगर आपको मान लीजिए आ गया है और कंसेप्ट पर आधारित सवाल आपको केवल 10 आ गए तो वह 10 सवाल ही कंसेप्ट पर आधारित सवाल आपकी मेरिट को डिसाइड कर देता है। इसलिए आपके लिए यह अनिवार्य है कि फैक्ट का सवाल गलत न होने पाए और कंसेप्ट का सवाल मैक्सिमम आपका सही हो जाए। यह सवाल आपको तभी सही हो सकता है जबकि आपको संपूर्ण विषय वस्तु का गहराई के साथ ज्ञान हो, उसका बोध हो और आपने इस बात को भी समझा हो कि यह घटनाक्रम, इस अवधारणा का जन्म किन कारणों से होता है, ये घटनाक्रम कैसे होता है। इस पर एक चिंतक का जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के चिंतक माने जाते हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि पॉलिटिकल साइंस व्हाट्स हाउ एंड व्हेन है। राजनीति विज्ञान क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कब, क्यों और कैसे का अध्ययन कहलाता है। हेराल्ड लासवेल के द्वारा इस बात को कहा गया। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कौन सा अवधारणा कब और क्यों जन्म लेता है, इस बात को समझने के लिए उस बैकग्राउंड को जानना आवश्यक है, जिस बैकग्राउंड के अंतर्गत किसी भी विचारधारा का जन्म होता है, किसी भी अवधारणा का जन्म होता है, किसी भी प्रकार के दर्शन या साहित्य का सृजन किया जाता है। ये सब बातें इसी बात पर आधारित हैं। देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आपको यह बात मालूम होगा कि इसका प्रारंभ होता है प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान से इसका प्रारंभ हुआ और प्राचीन यूनान में ईसा पूर्व के अंतर्गत इस विषय का अध्ययन अध्यापन स्टार्ट होता है। अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आपको यह बात मालूम है कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य है कि वह विषय जो सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर बल देता है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर बल देता है, सामाजिकता का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, समाज का निर्माण क्यों होता है, समाज का निर्माण कैसे होता है, किन तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, समाज का विकास प्राचीन काल से अब तक कैसे हुआ। इसी संदर्भ में आपको यह बात भी आता है कि अगर समाज का ऐसे विकास होता है तो वही समाज कालांतर में आगे बढ़ कर के राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य का अध्ययन केंद्रीय महत्व रखता है और उसमें केंद्रीय महत्व के अंतर्गत हम लोग राज्य का केंद्रीय महत्व के अंतर्गत हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। राज्य सरकार दोनों के अध्ययन के अलावा अन्य बातों का भी अध्ययन करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस के रिलेट करता है और इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और उसका परिचय, उसके अध्ययन के उपागम, यह राजनीति विज्ञान के पढ़ने में नीरस जैसा विषय लगता है। ये पाठ्यक्रम ऐसा लगता है कि इसमें पढ़ने की रुचि कम हो पाती है, लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझें कि अगर इस पाठ्यक्रम को आपने गहराई के साथ नहीं पढ़ा है तो आपको आगे के विषय क्या हो जाएंगे, आपको आगे का विषय समझ में कम आएगा और फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है कि आप बार बार रटने का अभ्यास करते हैं कि हम इसको बार बार रट लेंगे, इसको समझ लेंगे। बट राजनीति विज्ञान है तो आप अगर इसको रटने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते ही नहीं हैं, तो ये आपको सवाल के रूप में एग्ज़ाम के स्थिति में आपका सवाल ये गलत कर जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि पहले बिगिनिंग से इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस का वह सारा विषय आप इस बात को अब गहराई के साथ समझें कि कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हो रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है और कैसे वो आगे बढ़ने के साथ साथ प्राचीन यूनान में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, आधुनिक काल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, समकालीन में कैसा है। एक विचारधारा का उद्भव विकास यूनान में होता है, अगले विचारधारा का उसके बाद में होता है, अगले विचारधारा का उसके बाद में होता है। तो इन अलग अलग चरणों में अलग अलग विचारधाराओं का जन्म, अलग अलग अवधारणाओं का जन्म, अलग अलग चिंतकों का आना, ये सब बातें किसी न किसी बात की तरफ इशारा करती हैं और उसी इशारा और उसी चिन्ह को आपको विषय वस्तु के नॉलेज के लिए समझना आवश्यक है। आप विद्वान विद्यार्थी हैं, इसलिए इस बात को समझने का ज़रूर अभ्यास करिए कि आखिर इन अवधारणाओं के पीछे का। बाकी तो फैक्चुअल बात है कि अगर यूनान के विचारकों की बात करेंगे तो प्लेटो आता है। प्लेटो का पहला है आदर्श राज, उसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, उसने कौन सी किताब को लिखा है, रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज, अन्य किताबों को कैसे लिखा, उसके गुरु का नाम क्या था, सुकरात। और इसीलिए इस बात को कहा गया कि प्लेटो के रूप में सुकरात एक बार फिर जीवित हो उठा। सबसे ज़्यादा असर प्लेटो के ऊपर किसका पड़ा है, सुकरात का। तो ये बातें देखिए फैक्ट पर आधारित हैं, ये कहीं पर भी आप किसी भी
जगह पर इसको किताब के अंतर्गत जा करके खोल करके आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं। बट ये तैयारी अनिवार्य है क्योंकि ये फंडामेंटल है। बट यह तैयारी आपकी पूर्ण तैयारी की तरफ इशारा नहीं करता है, क्योंकि इसको करने के बाद भी आपको उन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है कि जिसके अंतर्गत आदर्श राज की बात कर रहा है, तो आदर्श राज की बात को करने के पीछे कौन कौन सा कारक उत्तरदायी रहा, इस बात को आपको समझना है। और जिन कारकों को समझने का प्रयास किया गया कि इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान की अवधारणा आगे बढ़ती है। जैसे आदर्श राज का निर्माण कौन करता है? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दार्शनिक राजा की अगर आवश्यकता पड़ती है तो दार्शनिक राजा की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा शासन प्रणाली का ये विरोधी बन जाता है। बहुत सारी बातें इसमें इसको पूरा करने के लिए अपने आप जनरेट होता है, जिसको न्याय का सिद्धांत कहते हैं। न्याय के बाद शिक्षा का सिद्धांत आ जाता है। शिक्षा के बाद आपका प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत आ जाता है। साम्यवाद के इतने सिद्धांतों को देने के बाद प्लेटो को अल्टीमेटली इस बात का एहसास हो जाता है कि जितनी बातें हमने कही वो सब बातें तो फैंटेसी की हो गई। अब जब फैंटेसी की बातें हो गई तो ये आलोचना का विषय बन गया, और जब आलोचना का विषय बन गया तो प्लेटो के द्वारा अपने विचार में तब्दीली करने का प्रयास किया, और इस तब्दीली करने के प्रयास में उसने एक और ग्रंथ का लेखन किया, और उस ग्रंथ का नाम है लॉस। इसीलिए लॉस का लेखन उसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किया है। तो ये घटनाक्रम देखिए, अब प्लेटो ने लिख दिया। प्लेटो के लिखने के बाद प्लेटो का टारगेट क्या है, प्लेटो का उद्देश्य क्या है, प्लेटो का गोल क्या है, जिस गोल के आधार पर उसने अपने विचार दर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है कि अगर इन बातों का आप अध्ययन करते हैं, इस विषय के अंतर्गत एक से ज़्यादा चीज़ों को आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप यकीन मानिए या राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम विस्तृत है, लेकिन राजनीति विज्ञान की पढ़ने की तकनीक जो है ऐसी अच्छी तकनीक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-3 महीना आपकी तैयारी करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। बखूबी इसको आप आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको आसानी से सवालों को सही भी कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि कंप्लीट सब्जेक्ट मटेरियल आपकी ग्रिप में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको राजनीति विज्ञान का बोध ही नहीं है। आपको ऐसा है कि हमने कहा लॉर्ड ब्राइस है, आप मैकाइवर है, ऑस्टिन है, वोंदा है, प्लेटो है, और अरस्तू है, कैटलिन है, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये सारे तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे संस्थान की तरफ से प्रारंभ किया गया है टेस्ट सीरीज़ का, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। वह आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, या अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप ऑफलाइन भी आकर के उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अल्टरनेट डे पर वह ऑफलाइन आयोजित है, लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो आपको एक साथ 30 टेस्ट सीरीज़ प्रदान कर दिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ को लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी कितनी है उसका पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है और हमको कितना और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये राजनीति विज्ञान के संदर्भ में सारी बातें थी ये टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो पीजीटी के एग्ज़ाम में इस 3 पार्ट के अलावा राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इस 3 पार्ट के अलावा 3 और पार्ट आता है, और वह 3 पार्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन 3 पार्ट से आधे सवाल आपको वहीं से आपको पूछे जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन का
प्रारंभ कब से होता है? राजनीति विज्ञान का बेसिकली बहुत बड़ा पार्ट है, और राजनीति विज्ञान का वह पार्ट है जिसको माना गया कि राजनीति का काम खाली नीतियों के निर्माण तक सीमित होता है। वह कानून का निर्माण करता है, विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का इसमें अध्ययन किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अध्ययन के अलावा आवश्यकता इस बात की होती है कि जो कानून का निर्माण किया गया, जिन नीतियों का निर्माण किया गया, उसको व्यावहारिक अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरेटेड इन यूएसए। अमेरिका में इसका जन्म होता है 1887 में। प्रोफेसर वुडरो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन आपको इस बात को समझना है कि आखिर लोक प्रशासन है क्या, विल्सन ने क्या कहा। इसके संदर्भ में विल्सन के अलावा एल.डी. व्हाइट, विलोबी के द्वारा कौन सी बातें कही गई, नेग्रो ने इस पर कौन सी बात कहा, हॉर्बर्ट साइमन ने कौन सी बात कहा। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है जिसमें दो पार्ट आपको बनते हैं। एक पार्ट आपको बनता है जिसमें आपको प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकंड क्या बनता है, रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है भारत के संदर्भ में। लोक सेवकों को आप पढ़ते हैं कि लोक सेवा का गठन कैसे है। कार्मिक प्रशासन बेसिकली रिक्रूटमेंट से जो प्रारंभ होता है उसको आप देखते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। विकास प्रशासन का भी आप अध्ययन करते हैं। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आप पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप मान के चलें कि 10 से 12 सवाल या 15 सवाल भी कई बार आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आता है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके चिन्ह तो यूनान में तब दिखता है जबकि अरस्तु के द्वारा इस बात को कहा गया था कि अगर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना है तो तुलना को आधार बनाना चाहिए। 158 नगर राज्य के संविधानों का अध्ययन किया, तुलनात्मक इसका विवेचन किया, और तुलनात्मक विवेचन के पश्चात ही अरस्तु के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि कानून का शासन सबसे अच्छा शासन होता है, और मध्यम वर्ग के हाथ में अगर शासन सत्ता है तो वह शासन सत्ता बेसिकली अच्छी सत्ता मानी जाती है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का वास्तविक विकास कब होता है? वास्तविक विकास तब होता है जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है, व्यवहारवादी क्रांति आ जाती है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का धीरे धीरे पतन होने लगता है। तब इस बात की भी आवश्यकता पड़ती है कि केवल पाश्चात्य देशों के अध्ययन के आधार पर निकाला गया राजनीति विज्ञान का निष्कर्ष यह न तो पर्याप्त रूप में सही है और न ही उचित है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर इस बात पर बल दिया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान का निष्कर्ष निकालने के लिए हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि उपनिवेश से मुक्त हुए स्वतंत्र देशों की शासन प्रणाली क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, वहाँ पर जनता की मांग क्या है, वहाँ पर किसकी आवश्यकता है, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। जब इस बात को देखा गया तब कहा गया कि ऐसे गैर पश्चिमी देशों का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु होगा और उसका अध्ययन करके हम निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। व्यवहारवादी क्रांति के साथ साथ डेविडसन का, आमंड का, इसमें लुसियन पाई का, हटिंगटन का, मैक्स लर्नर का, अनेक राजनीति तुलनात्मक राजनीति के विचारकों के द्वारा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विषय पर अपना अपना अध्ययन किया गया और उस अध्ययन पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें इस बात की तुलना करना होता है कि भारत के विधायिका, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड का संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, वहाँ की विधायिका क्या है, उनके कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस प्रकार का डिफरेंसेस पाया जाता है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। इसको तुलनात्मक राजनीति विज्ञान कहते हैं। पीजीटी के लिए
या असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए, और यूजीसी के नेट और जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बात के लिए यह पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, एक अन्य मेजर पार्ट बचता है जो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का आपको अध्ययन कराने में बहुत मददगार है, और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य इसका जन्म होता है। लेकिन इसका ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसके पहले राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रखता था, यह तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में यह प्राचीन काल से चला आ रहा था। बट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रोफेशनल स्टडी का अगर हम लोग बात करते हैं तो यह स्टडी प्रथम और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई प्रोफेसर वुडरो विल्सन के द्वारा, और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक धारा का जन्म होता है जिसको आदर्शवाद कहते हैं। और इस आदर्शवाद के प्रतिक्रिया में मॉर्गनथाउ के द्वारा यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पॉलिटिक्स एमंग द नेशन नामक किताब को लिखा, और उस किताब के अंतर्गत इनके द्वारा इस बात पर बल दिया जाने लगा इस बात को अगर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति संभव है और शांति पाई जाती है, इसकी प्रकृति शांतिवादी है, तो यह अतिरंजनापूर्ण है, यह बात सच नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीय हितों के लिए सख्त प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसे अलग जा करके हम किसी भी अन्य विषय के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष है। मॉर्गनथाउ के द्वारा इस बात को कहा गया। अन्य चिंतकों के द्वारा अलग अलग अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को समझाने के लिए कहा गया है, जिस पर आधारित आपको सवाल आता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दो पार्ट आपको बन जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पार्ट है, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है। सैद्धांतिक के अंतर्गत आप इस बात का अध्ययन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, किन अवधारणाओं का आप अध्ययन करते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत आता है, व्यवस्थावादी सिद्धांत आता है, निर्णय निर्माण का सिद्धांत आता है, खेल का सिद्धांत आता है, सौदेबाजी का सिद्धांत आता है। इन सब चीज़ों को आपको इसमें समझना पड़ता है। इस पर आधारित सवाल आपको आते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो यथार्थ, आपको अनेक बार सीक्वेंस मिलाने को भी आता है, इसलिए भी यह बात महत्वपूर्ण है। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपको यह बात देखना रहता है कि सेकंड पार्ट में आपको इस बात को समझना रहता है कि अब भारत का और अमेरिका का और भारत का, या चाइना के साथ, या अमेरिका पूर्व सोवियत संघ और चाइना की विदेश नीति क्या है, भारत का महाशक्तियों के साथ और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ के संबंध क्या है, संबंध के कौन कौन से आयाम हैं, किस पर तनाव कायम है और किस पर अच्छे संबंध की कवायद की जा रही है, कौन कौन सा वह मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण बना रहा है, इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए यह एक ओवरऑल व्यू है जिस पर आप राजनीति विज्ञान और टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि टीजीटी पीएचडी 2022 का एग्ज़ाम आज की तारीख का ऐलान भले न किया गया हो, लेकिन इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि यह एग्ज़ाम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जनवरी में हो सकता है। अक्टूबर में अगर मेंबर आ गए तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा, और जनवरी में अगर हो जाता है तो देन यू हैव ओनली 3 मंथ, आपके पास खाली 3 महीना बचता है। और उस 3 महीने के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है थॉट थ्योरी, संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ और अदर सब्जेक्ट। और अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो एक वाइड पाठ्यक्रम या सिलेबस बन जाता है जिसकी तैयारी करने के लिए आपके पास समय चाहिए। और उस समय के अंतर्गत आपके पास अब समय नहीं है,
क्योंकि अपने आप को ज़्यादा समय मत दीजिए। ये समय का सदुपयोग करिए। समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वक्त निकल गया तो आपको हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। आज की बात हम लोगों की यहाँ तक थी। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।